जब बेटा बूढ़ी बीमार माँ को घर लाने के लिए कहता है तो उसकी पत्नी उससे मना कर देती है और कहती है कि अगर माँ जी यहाँ पर आ गई तो मैं तुम्हें तलाक देकर यहाँ से चली जाऊँगी। इस बात को सुनकर बेटा बड़ा ही परेशान है क्योंकि वह अपनी माँ की बुढ़ापे में सेवा करना चाहता है और उसकी पत्नी इस बात के लिए राजी नहीं है। तो वह अपनी पत्नी को सबक सिखाने के लिए कुछ ऐसा करता है जिसकी उसकी पत्नी ने कल्पना भी नहीं की होगी। क्या हुआ था इस कहानी में इससे आगे और यहाँ तक ये कहानी कैसे पहुँची, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हरियाणा के एक छोटे से गांव में एक परिवार के अंदर दो माँ बेटे रहा करते हैं। बेटे का नाम संजय है। संजय ने अपनी पढ़ाई लिखाई कर ली है और पढ़ाई लिखाई करने के बाद वह एक सरकारी नौकरी में भी लग गया है। माँ के पास कुछ पुश्तैनी जमीन है जिस पर खेती बाड़ी होने के बाद कुछ रुपया पैसा उनके पास आ जाया करता है और एक शहर में मकान है जिसको अक्सर वो लोग किराए पर चढ़ा दिया करते हैं। इन्हीं पैसों से माँ ने अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर सरकारी नौकरी में लगा दिया है। माँ अच्छी तरह से अपने बेटे से प्यार किया करती है और इधर बेटा भी पूरा आज्ञाकारी अपनी माँ का हर बात माना करता है। इसके बाद माँ उसके लिए लड़की ढूंढती है और ढूंढने से उसे एक लड़की मिल भी जाती है जिसका नाम होता है सुनीता। सुनीता के घर में उसके भैया भाभी हैं और उसके माता पिता हैं। सुनीता घर की छोटी बेटी है तो उससे संजय की शादी तय कर दी जाती है और एक निश्चित मुहूर्त देखकर धूमधाम से दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद सुनीता संजय के साथ संजय के घर में आती है। अब संजय तो ज़्यादातर नौकरी के लिए बाहर रहा करता क्योंकि सरकारी नौकरी है और उसका ट्रांसफर इधर उधर रहा करता है, लेकिन सुनीता बार बार संजय को याद दिला दिया करती है कि वो इस घर की बेटी नहीं है, वो इस घर की बहू है। वो बार बार अपनी सास से लड़ाई कर दिया करती और लड़ाई करने के बाद अपने पति को तलाक देने के लिए कह दिया करती। अब संजय जब इन बातों को सुनता है तो उसे डर लगता है क्योंकि उसकी सरकारी नौकरी है। अगर उसने उसे तलाक दिया या कुछ ऐसा केस वेस उसके ऊपर हो गया तो उसकी सरकारी नौकरी में दिक्कत आ सकती है। इस बात को सोचते हुए ना चाहते हुए भी संजय अपनी पत्नी को लेकर अपने उस शहर वाले मकान में जाकर रहने लगता है जो उसके पिताजी ने बनाया था। संजय वहां पर रहने लगा था और संजय की माँ को भी पता था कि उसका बेटा बड़ी मुसीबतों से गुजर रहा है, तो इसी वजह से वह भी बेटे को ज़्यादा फोर्स नहीं करती है और कहती है कि ठीक है बेटा, अगर तुझे वहां पर रहना है तो आराम से वहां पर रह ले। एक दिन संजय अपनी ड्यूटी से वापस आता है और घर आने के बाद वह सोफे पर बैठ जाता है और उसके बाद अपनी पत्नी से कुछ बात करने लगता है। बातों ही बातों में वह अपनी पत्नी को बताता है कि गांव से पड़ोस वाले चाचा का फोन आया था और उन्होंने बताया था कि माँ की तबीयत काफी ज्यादा खराब है। अब इस बात को सुनकर संजय की पत्नी सुनीता बहुत कुछ सोचने लगती है और तभी संजय उससे कह देता है कि अब माँ को हम वहां पर नहीं छोड़ सकते, अब माँ को हमें यहीं पर लाना होगा, नहीं तो चार लोग हमारे बारे में बातें बनाएंगे कि क्या फायदा ऐसा बेटा पैदा करने का जो अपनी माँ की सेवा ही नहीं कर सके। अब जैसे सुनीता ये सुनती है कि उसकी सास को यहाँ पर लाया जा रहा है तो इसके बाद वो एकदम से बहुत ज़्यादा नाराज हो जाती है और गुस्से में अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है। कमरे में बंद करने के बाद वह संजय से कह देती है कि अगर तुम अपनी माँ को यहाँ पर लाए तो हम दोनों का तलाक होगा और मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ऐसा कहकर वो उससे माँ को लाने के लिए मना कर देती है और अपने फ़ोन को निकालकर अपनी माँ के पास फ़ोन कर देती है। फ़ोन करने के बाद अपनी माँ से रो रो कर कहने लगती है कि ये मेरी बिल्कुल भी नहीं मान रहा और अपनी माँ को लाने के लिए कह रहा है, माँ मुझे अब इस घर में बिल्कुल नहीं रहना। इधर बाहर संजय इन सभी बातों को सुन रहा है और सुनते सुनते उसके दिमाग में बहुत सारे ख्याल चलने लगते हैं। बचपन की वो बातें याद आती हैं जब उसके पिता का देहांत हुआ था और पिता का शव आंगन में पड़ा हुआ था और सभी लोग फूट फूट कर रोए जा रहे थे। उस समय संजय की उम्र ज़्यादा नहीं थी, उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि ये सब लोग क्या कर रहे हैं और क्या हुआ है पिताजी को। वह बस अपनी माँ से कह रहा था कि माँ पिताजी को उठाओ, मुझे चॉकलेट लेने के लिए जाना है। लेकिन माँ अपने बेटे के मासूमियत भरे चेहरे से ये आवाज़ सुनकर एकदम से और भी ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगती है और संजय इस बात को समझने में समर्थ नहीं है। उन सभी पलों को याद करके संजय की आंखें नम हो जाती हैं और उसके बाद उसे वो बात भी याद आती हैं जिस तरह से उसकी माँ ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। जब वो 12वीं क्लास में उसने टॉप किया था तो उसकी माँ ने पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटी थी और आज जब वो बीमार है तो संजय उनकी देखभाल तक भी नहीं कर सकता अपनी पत्नी की वजह से। इन बातों को सोच सोच कर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और थोड़ी देर तक और गहन सोच विचार में डूबा रहता है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो एक फैसला कर चुका था जिससे उसकी पत्नी को सबक भी मिल जाएगा और उसकी माँ की सेवा करने के लिए वो अपनी माँ को यहाँ पर भी रख सकता है।
इस बात को सोचकर वह अपनी पत्नी के कमरे का दरवाजा खटखटाता है। खटखटाने के बाद वह सुनीता से कहता है कि सुनीता, ऐसी कोई भी बात नहीं है, अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो माँ को मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लाऊंगा, लेकिन मुझे भूख लगी है, तुम ऐसा करो मेरे लिए खाना बना दो और खाना खाने के बाद मैं आराम करना चाहूंगा। इस बात को सुनकर सुनीता फूली नहीं समाती है, मानो उसे मुंह मांगी मुराद मिल गई हो। इसके बाद सुनीता झट से दरवाजा खोलती है और हंसते हुए अपने पति के लिए खाना बनाती है और उसे खाना खाने के लिए दे देती है। खाना खाने के बाद जो संजय होता है वह सुनीता से कहता है कि सुनीता, वो बात तो ठीक है, लेकिन अब मैं 15 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहा हूँ, बॉस का आदेश है और मुझे जाना होगा। इतने दिन तुम घर के अंदर अकेली क्या करोगी? तुम ऐसा करो, अपने मायके हो आओ, वहां पर भी तुम्हें जाए काफी दिन हो गए हैं, तुम्हारा भी मन बढ़ जाएगा और वैसे भी इस घर के अंदर अकेला रहने से कोई फायदा नहीं है। ऐसा कहकर संजय आराम करने के लिए चला जाता है तो सुनीता संजय से पूछती है कि बॉस का फोन आया था, कब आया था? तो वो कहता है कि जब तुम अंदर बंद थी, अपनी माँ से बात कर रही थी, तो उसी टाइम बॉस का फोन आया था और बॉस का आदेश है तो मुझे 15 दिन के लिए जाना होगा। इस बात को सुनकर सुनीता भी अपने मायके जाने के लिए रेडी हो जाती है और दूसरे दिन सुबह सुबह दोनों पति पत्नी अपने अपने गंतव्य के लिए घर से निकल जाते हैं। संजय ने अपनी पत्नी से झूठ कहा था कि वह बॉस के किसी काम से बाहर जा रहा है 15 दिन के लिए। दरअसल वह अपनी माँ की सेवा करना चाहता था और इसी वजह से वह बस में बैठ गया था जो बस गांव जाने वाली थी। सफर 2 घंटे का था और 2 घंटे के दौरान वह बहुत कुछ अपनी माँ की पुरानी बातों के बारे में सोचता है। उसकी साइड वाली सीट पर ही एक माँ अपने बच्चे को लेकर बैठी हुई थी, जिस बच्चे की उम्र तकरीबन 6 साल लग रही थी और बार बार वह बच्चा किसी खिलौने को देखकर, किसी सामान को देखकर अपनी माँ से उसे लेने के लिए आग्रह करता है, लेकिन माँ अपने तरीके से उसे समझा दिया करती और कहा करती कि बेटा ये तो खराब खिलौना है, इससे तुझे चोट लग जाएगी। और बच्चा कभी कभी समझ जाया करता तो कभी कभी अपनी माँ से नाराज हो जाया करता। जैसे ही संजय इन सभी चीजों को देखता है तो उसे बचपन के वो पल याद आ जाते हैं जब पिताजी नहीं थे। उसकी माँ उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया करती थी। इस बात को देखकर संजय की आंखें नम हो जाती हैं और ये सफर कब कट गया उसे पता भी नहीं चलता है। बस अपने गंतव्य तक पहुंच गई थी और वहां पर संजय उस बस से उतर जाता है। उतरने के बाद वह अपने गांव की तरफ जाता है और उसके चेहरे पर एक अलग सी खुशी आ गई थी, क्योंकि इस गांव से उसका बहुत पुराना नाता था और यहाँ पर सभी लोग उसे जाना पहचाना करते थे। धीरे धीरे वह अपने गांव वाले घर में पहुंच गया था और जैसे ही वो दरवाजे के अंदर घुसता है तो देखता है कि उसकी माँ एक खाट पर पड़ी हुई है और तभी घर के अंदर आने की आहट देखकर वह एकदम से अपना सर ऊपर की तरफ करती है, लेकिन उसके इतना बस की नहीं था कि वो खाट पर बैठी होकर ये देख सके कि कौन है। तो वो वहीं से पूछने लगती है कि कौन है, तो वह बताता है कि माँ तेरा बेटा आ गया है संजय। अब इस बात को सुनकर माँ की आंखों में अलग सी चमक आ जाती है और वह अपने बेटे को अपने पास बुला लेती है। इसके बाद दोनों माँ बेटे वहां पर बैठते हैं, ढेर सारी बातें करते हैं और बातों ही बातों में संजय अपनी माँ को बता देता है कि मैं तुम्हारी बहू से झूठ बोलकर आया हूँ कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ और मैं 15 दिन तक यहीं पर रहूंगा, तुम्हारी देखभाल करूंगा। इस बात को सुनकर उसकी माँ को बड़ा ही बुरा लगता है और वह कहने लगती है कि बेटा, बहू को अगर ये सब कुछ पता चल गया तो वो जरूर से तुझे तलाक दे देगी। संजय कहता है कि माँ तुम उसकी चिंता मत करो, अभी 15 दिन हमारे पास है तो 15 दिन तक मैं तुम्हारी खूब सारी सेवा करूंगा और अच्छे से तुम्हारा ख्याल रखूंगा। माँ काफी ज्यादा बीमार थी तो संजय अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले गया था और वापस लौटते समय उसने होटल से खाना भी पैक करा लिया था। उसे पता था कि माँ की तबीयत खराब है तो खाना कौन बनाएगा। इसके बाद वह आकर दोनों माँ बेटे खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद संजय अपनी माँ को कुछ दवाइयाँ दे देता है। धीरे धीरे रात हो गई थी और रात को काफी देर तक माँ बेटे अपनी पुरानी बातों को याद करते हैं, तो कभी हंसने लगा करते तो कभी रोने लगते हैं। दूसरे दिन सुबह होती है और सुबह सुबह गांव वालों को जैसे ही पता चलता है कि संजय अपनी माँ के पास आ गया है तो काफी ज्यादा लोग जो उसे जाना पहचाना करते थे वो उसके पास आते हैं और उससे मिलने के बाद उससे कहते हैं कि अब तो तुम्हें अपनी माँ को अपने साथ ही ले जाना चाहिए, क्योंकि इनकी उम्र काफी ज्यादा हो गई है, अब ये अपना खाना पीना कैसे बना पाएंगी, तुम अपने साथ रखोगे तो इनकी भी देखभाल हो जाएगी। संजय उनको कुछ जवाब नहीं दे पाता है और हाँ में सर हिलाते हुए उनको ऐसे ही भेज देता है। धीरे धीरे शाम हो गई थी और इसी तरह से संजय 10 से 15 दिन वहां पर काट लेता है और जैसे ही अंत होता है तो वो कहने लगता है कि माँ अब मुझे जाना होगा, मेरी छुट्टियां खत्म हो गई हैं। माँ इस बात को सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है कि हाँ बेटे तुझे जाना होगा और मैं यहीं पर रहूंगी। ऐसा कहकर माँ अपने बेटे को विदा करने लगती है, लेकिन तभी संजय अपनी माँ से कहता है कि माँ तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, मैं तुम्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ और तुम मेरे साथ ही चलोगी। बताओ तुम्हारे कौन कौन से कपड़े रखने हैं। अब तक माँ की तबीयत भी ठीक हो गई थी तो उसके बाद माँ मना करने लगती है, कहती है कि बेटा तुझे बहू के स्वभाव का
पता है वो किस तरह की है, उसे बिल्कुल भी मैं अच्छी नहीं लगा करती। अगर मैं जाऊंगी तो तुम्हारे बीच में विवाद होगा और मैं तुम्हारे विवाद का कारण नहीं बनना चाहती। लेकिन बेटा कहता है कि माँ तुम उसकी चिंता मत करो, वो सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, तुम केवल ये बताओ कि तुम्हारे कौन से कपड़े पैक करने हैं। इसके बाद माँ मजबूरन अपने बेटे के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और बेटा अपनी माँ को लेकर वहां से अपने दिल्ली वाले घर में पहुंच जाता है। माँ के लिए उसने एक कमरा तैयार कर दिया था, तो उस कमरे के अंदर आराम से माँ को रख देता है और कहता है कि माँ आराम से यहाँ पर रहो और मैं अच्छी तरह से तुम्हारी देखभाल करूंगा। अब माँ को बार बार ये डर सता रहा है कि उसकी पत्नी जब घर आएगी तो क्या कहेगी और उसे कैसा लगेगा जब ये मुझे अपने साथ ले आया है। लगभग 1-1.5 घंटे बाद दरवाजे की डोरबेल बजती है और संजय जाकर दरवाजा खोलता है तो देखता है कि सामने उसकी पत्नी है और वो भी खिलखिलाते हुए चेहरे से। वो अभी अभी अपने मायके से आई है और उसके बाद वह घर के अंदर आने लगती है। घर के अंदर आते हुए जैसे ही उसकी नजर उस कमरे पर पड़ती है जहां पर उसकी सास बैठी हुई थी, तो उसे देखकर एकदम से उसके चेहरे पर गुस्सा आ जाता है और वह अपने पति से कहने लगती है कि तुम इसे क्यों ले आए, तुम्हें बताया नहीं था अगर तुम इसे अपने साथ रखोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। ऐसा कहकर वो अपने पति पर चिल्लाने लगती है। लेकिन तभी संजय उससे कहता है कि सुनीता 1 मिनट शांति से मेरी बात सुन लो। अब संजय कुछ बात ही करने वाला था, तभी दरवाजे की डोरबेल फिर से बजती है तो संजय सुनीता को भेजता है, कहता है कि दरवाजा खोलो, देखो कौन है। उसके बाद सुनीता जैसी दरवाजा खोलती है तो सामने शर्मा अंकल हैं जिन्होंने इनकी शादी में मीडिएटर का काम किया था। यानी कि जब इनका रिश्ता हुआ था तो इन्होंने ही लड़के वालों और लड़की वालों को बताया था कि वो लड़का आपकी लड़की के लिए सही होगा और वो लड़की आपके लड़के के लिए सही होगी। तो उसके बाद शर्मा जी अंदर आ जाते हैं और शर्मा जी के सामने जो संजय है वो उससे बात करने लगता है। कहता है कि शर्मा जी आप वो डॉक्यूमेंट बनवा लाए जिन डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको मैंने बताया था। शर्मा अंकल अपने पास में रखे हुए थैले से उन डॉक्यूमेंट्स को निकालकर संजय के हाथ में थमा देते हैं। अब जैसे सुनीता इन डॉक्यूमेंट्स को देखती है और शर्मा अंकल को देखती है तो बहुत कुछ उसके दिमाग में चलने लगता है और वो सोचती है कि आखिर ये करना क्या चाहता है। तो उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में वो संजय से पूछने लगती है तो संजय बताता है कि कुछ भी नहीं, ये केवल बेदखल होने के डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर मैं अपनी माँ की बुढ़ापे में सेवा नहीं कर सकता तो उनकी किसी भी प्रॉपर्टी पर मेरा कोई भी अधिकार नहीं बनता। मैं अपनी माँ की पूरी प्रॉपर्टी से अपने आप को बेदखल कर रहा हूँ ताकि मेरी माँ बुढ़ापे में किसी और को अपना वारिस बनाकर अपनी सेवा करवा सके और अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत कर सके। अब जिंदगी भर इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब जब टाइम आया है इनके लिए कुछ करने का तो उस टाइम पर हम इनसे मुंह मोड़ ले, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता है तो इनकी पूरी प्रॉपर्टी पर मेरा कोई भी अधिकार नहीं है। इसके बाद जो संजय होता है उन डॉक्यूमेंट्स पर साइन करता है और साइन करने के बाद उन डॉक्यूमेंट्स को अपनी माँ को दे देता है। कहता है कि माँ आज से ये घर भी तुम्हारा है और गांव की प्रॉपर्टी भी तुम्हारी है और तुम्हें आराम से यहाँ पर रहना है, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। गांव वाली कुछ ज़मीन को बेच दो और उसके बाद अपने लिए 2-3 नौकर रख लो जिससे तुम्हारी अच्छी तरह से सेवा भी हो जाएगी और आराम से तुम अपना जीवन व्यतीत कर सकोगी। इस बात को देखकर सुनीता एकदम से हैरान हो जाती है क्योंकि वह ये सब कुछ नहीं चाहती थी। वह चाहती थी कि जो भी प्रॉपर्टी संजय के नाम आती है वो तो संजय के पास रही रहे, लेकिन सास की सेवा उसे ना करनी पड़े। सुनीता को कुछ समझ में नहीं आता है। तभी संजय सुनीता से कहने लगता है कि सुनीता अब बहुत हो गया, अब हम इस घर में 1 सेकंड नहीं रह सकते। यह घर माजी का है, जब माजी से तुम्हें इतनी नफरत है तो उनके घर से भी होनी चाहिए। तुम्हारा जो भी जरूरी सामान है यहाँ से पैक कर लो और हम लोग इस घर को छोड़कर जाने वाले हैं। अब इन सभी चीजों को देखकर माँ की समझ में भी कुछ नहीं आ रहा है कि बेटा क्या करना चाहता है। तो वो अपने बेटे से कहने लगती है कि बेटा बुढ़ापे में मैं इतनी सारी प्रॉपर्टी का क्या करूंगी, तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हें ही मुबारक। अगर तुम मुझे अपने पास नहीं रख सकते तो मैं यहाँ से गाँव में चली जाऊंगी और वहीं पर अपना बचा कोचा जीवन व्यतीत कर लूंगी। तभी संजय अपनी माँ से कहता कि माँ ऐसी बात नहीं है, जब तुम्हारा शहर में घर है तो तुम शहर में रहो, शहर में यहाँ पर तुम्हें सुविधा भी ज़्यादा होगी और साथ में नौकर भी आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर नौकर तुम्हारी अच्छी तरह से देखभाल कर लेगा और तुम अपनी गाँव वाली थोड़ी सी ज़मीन को बेच देना जिससे तुम्हारे नौकर की सैलरी जा सके और अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करो। तुम्हारे पास ढेर सारी प्रॉपर्टी है तो तुम्हें इस उम्र में दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कैसी भी कोई परेशानी नहीं होगी और आराम से इस घर के अंदर रहो। वह दोबारा से अपनी पत्नी को ज्ञात दिलाता है तो उसकी पत्नी कहने लगती है कि ढेर सारा सामान है, अभी हम कहां पर जाएंगे, कुछ दिनों के लिए यहीं पर रह लेते हैं और बाद में कुछ इंतजाम कर लेंगे, जैसे ही नया घर मिल जाएगा तो उसके अंदर अपने सामान को शिफ्ट कर लेंगे। इस बात को सुनकर संजय उसकी इस बात के लिए एग्री होता है और कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो इतने दिनों तक जितने दिन हम इस घर में रहेंगे तो उतने दिनों तक तुम्हें माँ जी को खाना पीना देना होगा ताकि वह हमारे किराए के रूप में उसे स्वीकार कर सके। हम बिना पैसा दिए किसी के साथ नहीं रह सकते और माँ जी हमसे पैसा बिल्कुल भी नहीं
नहीं लेंगी तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अगर दूसरे के घर में रह रहे हैं तो उसको किराए के रूप में कुछ ना कुछ देना चाहिए। सुनीता भी इस बात के लिए एग्री हो जाती है, लेकिन अभी तक भी सुनीता के दिमाग में ये चीज चल रही है कि आखिर ये हो क्या रहा है और संजय कर क्या रहा है। संजय की बात को ना तो वो नकार सकती है क्योंकि उसने ही कहा था कि माँ जी की देखभाल मैं नहीं कर सकती, और ना ही उस बात को पूरी तरह से स्वीकार कर पा रही है। इसी असमंजस में 15 दिन बीत जाते हैं और 15 दिन तक सास बहू के बीच में जरा सा भी कलेश नहीं होता है और वो दोनों अच्छी तरह से रहते हैं। सुनीता अपनी सास के लिए खाना बनाया करती और टाइम पर उसे खाने के लिए दे दिया करती। संजय की मां घर के अंदर आराम से रहा करती और सुबह शाम पार्क में घूमने के लिए जाया करती। 15 दिन बाद अचानक से जब संजय ऑफिस गया हुआ था तो संजय के ऑफिस से सुनीता के पास फोन आता है और उसको बताया जाता है कि संजय को हार्ट अटैक हुआ है और उसे हॉस्पिटल में लेकर गए हैं। सुनीता हॉस्पिटल का नाम पूछती है और भागी दौड़ी वहां से सीधा संजय के पास उस हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। सुनीता की सास उससे पूछ रही थी कि बेटी कहाँ जा रही है, तो वह अपनी सास को फिलहाल कुछ नहीं बताती है और वहां से सीधा उस हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। वहां जाकर वह देखती है कि संजय अभी तक बेहोश पड़ा हुआ है और संजय के ऑफिस के 2 कलीग उसके साथ हैं। तभी वहां पर डॉक्टर साहब आते हैं और सुनीता डॉक्टर साहब से संजय के बारे में पूछने लगती है। तो डॉक्टर साहब बताते हैं कि इनको हार्ट अटैक हुआ है, फौरन से ऑपरेशन करना होगा और ऑपरेशन के लिए 7 लाख रुपयों की जरूरत होगी, तो आप फौरन से पैसों का इंतजाम कर दीजिए, तब तक मैं ऑपरेशन की तैयारी करता हूं। अब इस बात को सुनकर सुनीता बड़ी हैरान हो जाती है और वह सोचने लगती है कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि ना तो उसके पास पैसे थे और संजय के अकाउंट में केवल 10 से 20 हजार रुपए ही थे। जितना भी पैसा उनके पास आया करता उस सारे पैसे को वो साथ ही साथ शॉपिंग में और घर के खर्चों में खर्च कर दिया करते। उनके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं थी। इसके बाद वो अपने मायके में फोन मिलाती है और अपने भैया से फोन करके कहती है कि भैया संजय को अटैक आया है और वो फलाने हॉस्पिटल में है, आप फौरन से 7-8 लाख रुपयों का इंतजाम करके यहाँ पर आ जाइए। लेकिन उसका भैया फोन पर ही उससे कह देता है कि बहन मैं आ तो जाऊंगा, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है और पैसों का इंतजाम तुम खुद से कर लो। अब बहन जब इस बात को सुनती है तो एकदम से उसे बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि अब तक जो सुनीता थी संजय की सैलरी में से कुछ पैसे बचाकर अपने भाई को सहारा देती थी और कहा करती थी कि भाई कोई बात नहीं, मैं हूं, तुम्हारे जीजा अच्छे से कमाते हैं तो कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। इन सभी बातों के बारे में संजय को भी पता था, लेकिन घर के अंदर कलह का माहौल पैदा ना हो इसी वजह से संजय उनसे कुछ भी नहीं कहता था। अब संजय हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है और सुनीता को 7 लाख रुपयों का इंतजाम करना है। वह अपनी माँ के पास फोन करती है, लेकिन उसकी माँ भी कह देती है कि बेटी मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है तुम्हारे भैया भाभी के हाथ में है, तो इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती। अब ना चाहते हुए भी सुनीता को ये सारी बातें अपनी सास को बतानी पड़ती है और अपनी सास को पूरी बात बता देती है। कहती है कि संजय हॉस्पिटल में है और यहाँ पर आप फौरन से आ जाओ। इसके बाद जो संजय की माँ होती है वो वहाँ से ऑटो पकड़ती है और सीधा उस हॉस्पिटल में आ जाती है। वहाँ आने के बाद उसकी आंखों में आंसू थे और वह अपने बेटे को इधर उधर देखने लगती है, तो सुनीता उसे संजय को दिखाती है जो कि एक बिस्तर पर बेहोश पड़ा हुआ था। उसके बाद सुनीता कहती है कि माँ जी इनका जल्द से जल्द ऑपरेशन करना है और उसके लिए 7 लाख रुपए चाहिए होंगे। मेरे पास तो पैसे नहीं है और ना ही मेरे मायके वालों के पास। अब आप ही कोई इंतजाम कीजिए, आप ही कुछ इंतजाम कर सकती है, उसके बाद ही आपके बेटे की जान बच पाएगी। इस बात को सुनकर सास फौरन से अपनी बहू से कहती है कि बेटी कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, तुम केवल ऑपरेशन की तैयारी करो और मैं अभी के अभी पैसे लेकर आती हूँ। गाँव में मेरी कुछ जमीन है जिसके लिए मुझे इतने पैसे तो मिल ही जाएंगे जिससे मेरे बेटे की जान बच जाए। ऐसा कहकर माँ वहां से चलने लगती हैं, लेकिन तभी संजय उस बिस्तर से खड़ा होकर बाहर आ जाता है और अपनी माँ को रोकने लगता है। अब जैसे सुनीता ये देखती है कि उसका पति ठीक ठाक है तो एकदम से उसके होश उड़ जाते हैं। वह कहने लगती है कि संजय अगर तुम ठीक हो तो ये सब कुछ क्या था। तो उसके बाद संजय कहता है कि सुनीता ये सब कुछ वो चीज थी जिसे तुम काफी दिनों से चाहकर भी नहीं देख पा रही थी और मेरे ख्याल से अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कौन तुम्हारा अपना है कौन पराया। सुनीता इन बातों को देखकर बहुत कुछ समझ चुकी थी और उसे पता चल गया था कि परिवार क्या होता है और अपना कौन होता है, पराया कौन होता है। इसके बाद सुनीता अपनी सास के पैर पकड़ लेती है और रो रो कर उससे माफी मांगने लगती है। कहती है कि माँ जी अब तक जो कुछ भी मैंने किया मेरी नादानी समझकर उसे माफ कर देना और आगे से जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होगा। सास भी उसे उठाकर गले से लगा लेती है और कहती है कि बेटी कोई बात नहीं, तुम बच्चे हो मेरे और तुमसे गलतियां होना लाजमी है। बच्चों की गलतियों को माँ बाप छुपा लिया करते हैं, तो ऐसी ही गलती से समझकर मैं भी छुपा लूंगी। ऐसा कहकर सुनीता को गले से लगा लेती है और उसके बाद सभी लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो।
वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।